वंदे मातरम नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का सैपियंस क्वेस्ट में। जैसा कि हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं, अपने जो सभी भाई बहन, जो अपने दोस्त यार मित्र, जो सभी लोग आपके जो पढ़ रहे हों, क्लास सिक्स में हों और वो सोशल साइंस पढ़ना चाहते हो या फिर कोई भी विषय क्लास सिक्स का पढ़ना चाहते हो, किसी भी क्लास का, हम सभी क्लासेस की एक सीरीज़ शुरू करेंगे। उन सभी लोग को आप शेयर कर दीजिए। यह वीडियो बहुत ही आवश्यक रहने वाला है, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। एक भी जानकारी छूटने नहीं वाली है। आप सभी लोगों ने इससे पहले, इससे बढ़िया और कहीं शायद ही पढ़ा होगा। कोशिश हम यह करेंगे कि इस बुक में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। और तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही जो हमारी बुक है सोशल साइंस की द अर्थ और हैबिटेट, सिंपली हम लोग इसको ज्योग्राफी कहते हैं, टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी क्लास सिक्स की जो है। तो इसमें कुछ चीज़ें पहले स्टार्टिंग में दी गई हैं कि क्या कैसे बुक को रीड किया जाता है। वो सभी आप सभी लोग के पास बुक होगी, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। खासकर उसमें टीचर्स के लिए दी जाती है चीज़ें। तो जो हमारे काम की चीज़ें हैं उस पर पहले आते हैं। तो पहला चैप्टर होगा द अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। देखिए, चैप्टर पे जाने से पहले, जो चैप्टर का कंटेंट है वहाँ जाने से पहले, देखिए सबसे पहली चीज़ यह होती है कि जो लाइन दी हुई है या जो वर्ड दिया हुआ है टॉपिक के रूप में या चैप्टर के रूप में, उसके मतलब में, उसके मीनिंग जो होती है, जो उसका कंसेप्चुअल मीनिंग होती है, उसको जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे द अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम या द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसमें दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है अर्थ, दूसरा चीज़ है सोलर सिस्टम। अर्थ क्या कहते हैं, किसको, अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब यदि हिंदी में हम देखें तो सबसे साधारण चीज़ होती है धरती, जो पृथ्वी, जो हम लोग जा खासकर अपनी माँ के रूप में प्रयोग करते हैं। जनरली यहाँ पर अर्थ से मतलब प्लैनेट्स है, जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका घर है, आपके घर में मान लीजिए 4 कमरे या 5 कमरे हैं या फिर 10 कमरे हैं। तो जो हर एक कमरा है, इसको हम लोग प्लेनेट मान लेंगे। और जब कई कमरों को मिलाकर जो एक हमारा घर बनता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सोलर सिस्टम। देखिए सोलर का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो सोलर शब्द है अपने आप में, केवल सोलर सिस्टम को हटाने के बाद जो केवल सोलर मिलता है हम लोग को, सोलर से मतलब यहाँ पर सीधा सन से है। यानी कि सोलर सिस्टम जो अर्थ कन्वे कर रहा है, वह यह बता रहा है कि वह सन जिसका हमारा सिस्टम हो, वह स्टार, सन क्या है, एक स्टार है। और स्टार का जो सिस्टम होगा वही क्या हो जाएगा, सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम का ही पार्ट क्या है, हमारा अर्थ है। जैसे कि आपके घर में कमरे आपके घर का पार्ट होते हैं, ना कि घर कमरों का पार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जो आपके अर्थ हैं, जो आपके अलग अदर प्लैनेट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, वही चीज़ें हो जाएंगी आपके पार्ट एक सोलर सिस्टम की। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कई ग्रह, कई प्लैनेट्स मिल करके एक सिस्टमैटिक फॉर्म में उस चीज़ को बनाते हों जिस चीज़ की हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो हमारी लाइन है, जैसा कि हमने बताया था कि हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज़ को कवर करेंगे। तो हम एक एक लाइन, एक एक चीज़ें, जो भी हिडन मीनिंग्स है, जो भी हिडन, हम बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे। खासकर जो एक कॉन्सेप्ट होता है बिटवीन द लाइन्स, उसको हम पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना अच्छा होता कि यदि हम सनसेट के बाद स्काई अगर देखें। यानी कि जब हम सनसेट के बाद स्काई देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा अंधेरा आने लगता है। अंधेरा आने के बाद क्या होता है, जैसा कि हम कहते नहीं है कि जो दिन में तारे देख लिए क्या, जो मतलब एक कहावत होती है। तो दिन में क्या तारे दिखते हैं क्या, तारे तो हमेशा ही आकाश में रहते हैं, हमेशा ही स्काई में रहते हैं। पर जो स्टार्स होते हैं वो क्यों नहीं दिखते दिन में, क्योंकि जो सन की लाइट होती है इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि उसमें जो स्टार्स की लाइट होती है वो छिप जाती है। स्टार्स भी क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं वो भी सन ही है। यानी कि आपका सन एक स्टार का ही फॉर्म है। तो देखिए उसके आगे क्या लिखा है, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। मतलब कि हाँ, जो एक सीरीज ऑफ पैटर्न में बताते जा रहे हैं, आप जी स्टोरी बता रही है कि हम जैसे स्काई में जैसे ही सनसेट होता है तो क्या होता है कि एक या दो तारे जो हैं, एक या दो जो ब्राइट डॉट हैं, यहाँ पर डॉट्स का मतलब तारों से है, वो क्या करते हैं, साइन करना शुरू करते हैं इस स्काई में स्टार्टिंग में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। यानी कि आप जैसे जैसे देखेंगे, जैसे जैसे रात होती जाएगी, वो नंबर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि जो डॉट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा साइन ज़्यादा करने लगेंगे, और उसके बाद जो डॉट्स का नंबर है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर इस तारों की जो संख्या होगी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। यानी कि आप उनको गिन नहीं सकते हैं। सबसे खास बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप क्या तारों को गिन सकते हैं क्या? तारे इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, अनलिमिटेड नंबर में होते हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी आपसे कोई पूछ ले कि कितने तारे होते हैं रात में, तो क्या आप गिन के बता पाएंगे? कोशिश जरूर करिएगा तारों को गिनने की। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। अब देखिए, बहुत ही साधारण सी लाइन लिखी हुई है कि जो हमारा पूरा आसमान है वो क्या है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भरा होता है रात को। कुछ उसमें ब्राइट होते हैं, कुछ उसमें बहुत ही धुंधले होते हैं या फिर डिम होते हैं, लाइट उनकी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे देखिए, कोई तारा आपसे बहुत दूर पर है और उसकी लाइट आप तक एकदम क्लियर नहीं आ पा रही है, तो क्या हो जाता है, उसकी लाइट थोड़ा डिम हो जाती है, थोड़ी कम शाइन करती है। पर आपके पास में जो चीज़ है, जो आपके पास में तारा है, वहाँ से जो लाइट आ रही है उसकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल लीजिए, यदि आपके घर से कोई 10 मीटर दूर या 5 मीटर दूर पर कोई टॉर्च आप जलाएं, तो उसकी लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी। पर वही टॉर्च को आप लेकर 100 मीटर चले जाएं और वहाँ से कहिए किसी से चलाएं, तो क्या होगा, उस टॉर्च की लाइट आते आते बहुत धीमी हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। स्टडेड का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश हीरों से भर गया। देखिए कितना अच्छा, मतलब बच्चों को देखिए पढ़ाने के लिए कितनी अच्छी तरीके से किताबों में चीज़ें लिखी होती हैं। उसके बाद भी हमारे टीचर्स ऐसे होते हैं, क्या कहा जाए, कहना तो नहीं चाहिए, पर उस चीज़ को वो बच्चों तक पहुँचा पहुँचा नहीं पाते। कि मतलब बताया जा रहा है कि जैसा लगता है जैसे हमारे आकाश में पूरा हीरे भरे हों चारों तरफ। हीरा किसी ने देखा होगा? शायद नहीं देखे होंगे। देखे होंगे तो भी हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं, मतलब जनरली साधारणता ले रहे हैं कि ज़्यादातर हम लोग में से उतने ज़्यादा अमीर तो शायद ही इतना नहीं होगा जो जिसके घर में या फिर इधर उधर कहीं हीरे पड़े हों। हीरे बहुत महंगे आते हैं। तो जैसे अभी आप लोगों ने टीवी में देखा होगा या फिर कई किताबों में देखा होगा, हीरे बहुत चमकते हैं। यदि थोड़ी सी भी लाइट उनके ऊपर पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा चमकते हैं वो लोग। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग का मतलब होता है चमकना, साइन करना। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून साइंस। अब देखिए, कुछ तारे तो ट्विंकल करते हैं पर कुछ नहीं करते। मतलब कि ट्विंकल का मतलब यहाँ पर है थोड़ा साइन किए, फिर थोड़ा सा डिम हुए, फिर साइन किए, फिर डिम हुए, फिर साइन किए, फिर डिम हुए। ऐसा लगता है जैसे कोई टॉर्च जला बुता रहा हो। पर इसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे मून की तरह क्या करते हैं, बिना शाइन के, बिना चमके हुए क्या करते हैं, वो जो है फ्लिकर बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी वो शाइन नहीं करते, पर उनमें ग्लो रहता है। अब देखिए, ग्लो और शाइन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब आप हीरे को देखेंगे तो हीरे में कई बार रिफ्लेक्शन होता है, उसमें कई शाइनिंग सरफेसेस होती हैं, तो उसमें क्या होता है, ट्विंकल बहुत ज़्यादा होता है हीरा। पर अगर यदि आप कोई ऐसी चीज़ देखें जैसे हमारा मून हो गया, तो मून शाइन नहीं करता बल्कि वो ग्लो करता है और सिंपली उसकी लाइट बहुत डिम होती है, जैसे कि अगर सन से कंपेयर करें तो। अब देखिए, थोड़ा सा पढ़ने के बाद जैसे लेट्स डू एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये सब आप लोग जरूर किया करिए। जो लेट्स डू वाला कॉर्नर सेक्शन इसको जरूर पढ़िए। यू विल नीड वन टॉर्च, वन शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड नीडल। अब देखिए, चार चीज़ आप लोग को चाहिए, टॉर्च, शीट, पेपर, पेंसिल और नीडल, पांच चीज़। अब देखिए, पहला स्टेप क्या होगा, प्लेस द टॉर्च नियर द सेंटर ऑफ द पेपर विथ इट्स ग्लास टचिंग द पेपर। अब देखिए, इस एक्टिविटी को हम जल्दी से बता देते हैं आपको, पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप एक टॉर्च लीजिए और उसको एक पेपर लीजिए और टॉर्च पेपर के ऊपर टॉर्च को रख के उसको सर्कल कर लीजिए, जो टॉर्च का ग्लास एरिया जहाँ पे टॉर्च जलती है। उसके बाद उसको क्या करिए, पेपर में जिस सर्किल एरिया है जो, उसमें आप कई छेद बना लीजिए और छेद बनाने के बाद टॉर्च में उसको जो है फ़ोल्ड अप कर दीजिए, उसको उसी में टॉर्च में जो है लगा दीजिए, रैप कर दीजिए। और उसके बाद एक चीज़ ख़ास ध्यान रखिएगा कि जो टॉर्च की जो स्विच है उसको कवर ना करिएगा, उसको खाली रख दीजिएगा। और उसके बाद एक कमरे में जाइए जहाँ अंधेरा हो और फिर उसके बाद टॉर्च को जलाइए। जब टॉर्च को आप जलाएँगे तो उसमें होगा ये कि जो आपके पेपर्स के जो छेद है वहाँ से जब लाइट स्ट्राइक डाउन करेगी वॉल पे, किसी दीवार पे, तो वहाँ पर आपको छोटे-छोटे डॉट्स दिखेंगे। और जब आप लाइट को जलाएँगे तो उसमें देखेंगे कि सभी डॉट्स क्या हो जाएँगे, गायब हो जाएँगी। यही होता है सेम जब आपको रात को तारे दिखते हैं और दिन में जैसे ही सन की जो ब्राइट लाइट आती है, उस लाइट के कारण जो अदर लाइट हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं। पर क्या ऐसा तो होता नहीं कि लाइट नहीं रहती है, लाइट रहती है। वैसे ही दिन में तारे भी रहते हैं, पर जो सन की ब्राइट रेज़ के कारण से वो जो स्टार्स की जो लाइट है वो हम तक नहीं पहुँच पाती। आती तब भी है पर उसको हम देख नहीं पाते, उतना क्लियरली नहीं देख पाते। Along with these bright object you may also see the moon on the most of the day। अब देखिए, इसके साथ ही हम मून को भी पूरे दिन देखते हैं, पूरी रात भी देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मून नहीं दिखता, पर वो अलग की सिचुएशन है, आगे वो चीज़ आएगी। इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट पोजिशन। अब देखिए,
ऐसा कई बार होता है कि वो हमको कई शेप में दिखता है और कई पोजीशन में दिखता है। ऐसा क्यों होता है? यू कैन सी द फुल मून ओनली अबाउट मंथ टाइम, यानी कि एक बार ही, 1 महीने में 1 बार ही आप फुल मून पूरा देख पाते हैं। और ये जो कई मून के फेजेज़ आते हैं, जाते हैं, ये वो क्या कहते हैं, जो इसके कई नाम्स होते हैं, क्रीसेंट और क्या तो क्या होता है, अभी आप लोग जब आगे आएँगे देखेंगे, तो इसके रीज़न भी आपको लोग पता चल जाएगा कि अर्थ के रोटेशन और मून के रोटेशन के कारण ऐसा होता है। अभी सभी चीज़ें क्लियर होंगी, अभी तो स्टार्टिंग है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। अब देखिए, महीने में आप जब एक बार फुल मून देखते हैं तो उसको खासकर कहते क्या हैं? वही होती है आपकी पूर्णिमा, या फिर उसको फुल मून नाइट भी कई बार उसको कहते हैं। फोर्टनाइट लेटर, अब देखिए ये फोर्टनाइट लेटर, ये जो फोर्टनाइट शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 15 दिन बाद, जिसको हिंदी में आप लोग पखवाड़ा भी कहते हैं। इसको 15 दिन बाद कहते हैं। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन बाद। यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। अब देखिए, इस समय के बाद 15 दिन बाद क्या होता है कि पूरा मून गायब हो जाता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको महीने में एक बार फुल मून दिखा, वो भी किस दिन? पूर्णिमा के दिन। और 15 दिन बाद वही मून गायब हो गया। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। अब देखिए, अमावस्या के दिन ये पूरा मून जब गायब हो जाएगा तो उसके अगले दिन क्या होगा? आपको पूरा का पूरा मून दिखेगा। उसके बाद फिर मून धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा गायब होता चला जाएगा और फिर थोड़ा-थोड़ा आता चला जाएगा। यही होता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। अब देखिए, नाइट को देखने के लिए अमावस्या का दिन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं अमावस्या के दिन बहुत अंधेरा होता है। जब बहुत अंधेरा होगा तो कई सारे तारे चमकेंगे। और हाँ, ये उस दिन होगा अगर क्लियर नाइट। अगर क्लाउडी नाइट हो जाएगी तो क्या होगा? आपको तारे दिखेंगे? कई बार देखिए, घर में कई लोग देख के बता देते हैं कि आज बारिश होगी, साफ मौसम होगा, कि कैसा बारिश नहीं होगी। ये कैसे करते हैं? देखिए, रात को देखते हैं जब तारे नहीं दिखते तो हमको बताया जाता है कि आज बादल का छाया हुआ घना कोहरा है और आज बारिश होने की संभावना है। और जब तारे दिखते हैं तो एकदम क्लियर पता चल जाता है कि हाँ, आज बारिश नहीं होगी। कई बार ये सब एक्सेप्शन भी होते हैं, वो अलग की चीज़ें हैं। डू यू वंडर व्हाई cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. वही बात हुई जो भी हमने बताया कि आपने कभी सोचा कि आपको मून और ये छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम स्टार कहते हैं, ये दिन में क्यों नहीं दिखते? कैसे दिखेंगे भाई? जो ब्राइट लाइट जो सन की है, वो हम लोग को स्मार्ट लाइट या फिर डिम लाइट को देखने के लिए देखने ही नहीं देती। वही चीज़ जैसे कि आपने टॉर्च जलाया, और जब टॉर्च आप जलाए तो क्या हुआ कि आपको दीवार पर जो पीसेस ऑफ छेद हैं, जो पेपर में आपने छेद किए थे, उसके कई डॉट्स दिख रहे हैं। पर लाइट जलाने के बाद वो सभी डॉट्स अभी भी हैं, पर वो ब्राइट लाइट के कारण हम लोग को विजिबल नहीं हैं। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलेस्टियल बॉडीज किसको कहते हैं? तो लिखा क्या है? द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखिए, आप यहाँ से एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज कहते किसको हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा सन है, मून है, और वो सभी ऑब्जेक्ट जो कि शाइन करते हैं। कब? रात का। भैया शाइन करेंगे तो रात को ही तो शाइन करेंगी ना, दिन में कोई चीज़ शाइन तो करेगी नहीं। तो उन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। देखिए, द मून एंड सन एंड ऑल अदर द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। इसी को कहते हैं हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़, जो कि रात को शाइन करती हैं, चाहे उनकी अपनी लाइट हो चाहे ना हो। अब देखिए, मून की अपनी लाइट नहीं है, मून कैसे शाइन करता है? सन की लाइट के कारण। अब देखिए, कुछ कहा गया सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट। अब देखिए, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, जैसे सन हुआ। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। अब देखिए, ये बॉडीज बनी किसकी होती हैं? ये बॉडीज बनी होती हैं गैसेस की। उसमें हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कई तरह की गैसेस होती हैं जो रिएक्शन उसमें फ्यूजन चलता रहता है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स। अब देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज अगर बड़ी होंगी और गर्म होंगी, तो गर्म क्यों होंगी? क्योंकि उसके अंदर हीट होगी, और जब हीट होगी तो भैया लाइट तो होगी ही, ये कॉन्सेप्ट है। और जब लाइट होगी तो उसको इमिट भी करेंगी। अब जब बहुत बड़ी बॉडी होगी तो बहुत बड़े अमाउंट में इमिट करेंगे, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। और दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, यानी कि यही सेलेस्टियल बॉडीज क्या कहलाती हैं? स्टार कहलाती हैं। स्टार किनको कहेंगे? वह सेलेस्टियल बॉडीज जो बहुत ही बड़ी हों, बहुत ही गर्म हों, और वो लाइट और हीट को क्या करें? एमिट करें बहुत बड़े अमाउंट में। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हमारा सन। द सन इज अ स्टार, यानी कि हमारा सन भी क्या है? एक तरह का स्टार है। क्यों? लाइट और हीट एमिट कर रहा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट
एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। अब देखिए, कई सारे हमको तारे और क्या दिखते हैं, जो हमारे आकाश में, हमारी स्काई में आप लोग देखेंगे तो आपको कई सारे स्टार्स दिखेंगे जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हैं। अब देखो भाई, वही चीज़ एकदम सेम टू सेम, कि हमें वो तारे क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर और बहुत ही दूर होने के कारण छोटे भी हैं वो लोग। नॉर्मल सी बात है कि जब इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद पहली बात तो वो टाइनी दिखेंगे, उसके बाद उनकी हीट जो होगी वो भी नहीं फील होगी। अब इसके आगे थोड़ा सा चलेंगे हम लोग, कुछ खास उसमें था नहीं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। हाउ स्मॉल एन एयरप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। अब देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यदि कोई चीज़ बड़ी है और उसको यदि हम दूर से देखेंगे तब भी वह छोटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो वहाँ से आने वाली विजुअल रेज हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी थोड़ा सा वीक हो जाती है, कम हो जाती है, और वो डिस्टेंस के कारण भी थोड़ा छोटी दिखती हैं। जैसा कि एक एग्जांपल बहुत अच्छा, एयरप्लेन देखें आप लोग, एयरप्लेन कितना बड़ा होता है, पर वही एयरप्लेन को यदि हम बहुत दूर से जब देखते हैं, जब हम नीचे खड़े होते हैं, एयरप्लेन ऊपर से जाता है, तो हमें वो कितना छोटा दिखता है, पर वास्तव में उतना छोटा है क्या? उतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा होता है एयरप्लेन। उसमें 200-250 पैसेंजर्स होते हैं। तो वही चीज़ें हुई यहाँ पर। उसके बाद, व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। आपकी जो डेफिनेशन बनती है कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है भैया, कॉन्स्टलेशन, क्वेश्चन पूछेगा कॉन्स्टलेशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जब हम आकाश की तरफ देखते हैं, जब हम नाइट स्काई में देखते हैं, तो हमको दिखता है कि कुछ स्टार्स जो हैं आपस में उन क्लस्टर बना रहे हैं, यानी कि जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, उसी तरह से वो आपस में मिलकर कई स्टार कोई न कोई पैटर्न बना रहे हैं। और यदि हम उस पैटर्न को देखें तो उन पैटर्न से हमको कुछ समझ में आता है, यानी कि कुछ न कुछ वहाँ पर कोई न कोई ड्राइंग या फिर कोई कार्विंग दिखती है, तो उसी को हम क्या लोग कह लेते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। इन डिफिनीशन से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि पूछ लेगा व्हाट इज कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन को बताना है तो एकदम सिंपल सी बात है, व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरिएट पैटर्न फॉर्म बाय दीज डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। या फिर और इजी में बनाना है तो इसको लिख सकते हैं कि द पैटर्न फॉर्म बाय नाइट स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। एकदम सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं कि अर्सा मेजर हो गया या फिर बिग बियर। ये क्या है? ये एक कॉन्स्टलेशन के पार्ट है, यानी कि टाइप ऑफ कॉन्स्टलेशन है, ठीक। और वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइबल इस कॉन्स्टलेशन इस सप्त ऋषि, या फिर सप्त का मतलब 7 होता है और ऋषि का मतलब सेजेस होता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऋषि मुनि जो हमारे प्राचीन काल में भारत में हुए, तो उनके नाम पर रखा गया है। कि इसमें होता क्या है, जनरली 7 तारे होते हैं, 7 स्टार्स होते हैं, और इनकी जो आकृति है वो ऋषि की तरह दिखाई देती है। और ऋषि मतलब कोई फेस, यहाँ पर कोई पार्टिकुलर किसी आदमी का नाम नहीं लिया गया, पर यहाँ पर एक अवधारणा मान ली गई, एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि हाँ, ये 7 तारे हैं, 7 सितारे हैं, तो इनके नाम को नामांकन करने के लिए सप्तऋषि नाम रख दिया गया है। और एक बहुत ही एग्जाम्पल बहुत अच्छा है यहाँ पर बिग बियर का। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे कि यहाँ पर बियर जैसा कुछ, भालू जैसा कुछ दिखता है आकाश में, यानी कि हमको स्काई में देखेगा कि बियर जैसा कुछ बना हुआ है। और इसको ही अर्सा मेजर भी कहते हैं अदर माइथोलॉजी में, और उसी में बिग बियर भी कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जो आप लोग पेपर में लिख सकते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। हाँ, ये जो सप्तऋषि है, ये क्या है, ये भी किसका पार्ट है, अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का। अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन ऐसा तो है नहीं कि केवल 7 तारों से ही बना है। अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब जो ये 7 तारे आपको दिखते हैं, इसमें होता क्या है कि ये 7 तारे वो ब्राइट स्टार्स होते हैं जो हम लोग को दिखते हैं बहुत दूर से। पर यदि आप लोग जब इसको वहाँ पर जाकर पास में देखेंगे, वहाँ पर तो कोई जा नहीं पाएगा। पर यदि हम लोग साइंटिस्ट के नज़रिए से देखेंगे और जब एनालाइज करेंगे तो देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टार्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, और वो नंबर ऑफ़ स्टार्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, यानी कि उनको कोई अरेंज नहीं किया रहता, पर वो नेचुरली इसी तरह से बने होते हैं
कि वो कोई न कोई पैटर्न उसमें फॉर्म हो ही जाता है। आस्क समवन एडल्ट इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। अब यहाँ पर छोटा सा काम करने के लिए कहा गया है कि अपने परिवार में किसी बड़े से आप पूछ सकते हैं कि आपको और स्टार, प्लैनेट या फिर कॉन्स्टलेशन स्काई में देखने के लिए, जो कि कई बार होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको कई बार कई चीज़ें पता होती हैं, कई तरह के तारे उनको पता होते हैं। जैसे कि खासकर एक हम लोग जिसको पोलैरिस कहते हैं, जो पोल स्टार खासकर है जो अभी आएगा, उसको लोग देखकर बता देते हैं कि शाम होने वाली है कि सुबह होने वाली है। मतलब शाम सुबह तो नहीं बता देते, मतलब जो मौसम का अनुमान है वो बता देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे जो पुरखे पुरानी हैं वो तारों के ही अंदाज से बता देते हैं समय कितना हुआ होगा। एकदम टू द एक्यूरेट तो नहीं हो पाता, लेकिन अमूमन बार सही होता है। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमिन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब देखिए, पुराने समय में जब कंपास नहीं हुआ करते थे या फिर कोई गूगल मैप का ज़माना नहीं था, तो कैसे लोग पता करते थे? अब ट्रैवलिंग तो पहले भी होती थी, पहले भी लोग कई जगह पर आते जाते थे, पर होता ये था कि वो लोग स्टार की पोजीशन को देखकर बता देते थे कि हम किस डायरेक्शन में हमको जाना है और कहाँ पे हम लोग, कहाँ से हम लोग आ रहे हैं। ठीक। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। अब देखिए, पोल स्टार ऐसा एक स्टार है जो अपनी ही पोजीशन पर रहता है। अब देखिए, स्टार की पोजीशन तो चेंज नहीं होती, पोजीशन तो अर्थ की चेंज होती है, पर हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब देखिए, पोल स्टार हमारे अर्थ के एकदम पोल के ऊपर है, तो कुछ भी हो जाए, अर्थ की पोजीशन कितनी भी चेंज हो जाए, पर अर्थ का ऐसा तो होगा नहीं कि नॉर्थ पोल उल्टा होकर साउथ की तरफ चला जाएगा, साउथ ऊपर आ जाएगा नॉर्थ। तो इसीलिए जो हमको पोल स्टार की पोजीशन है वो हमेशा एकदम कांस्टेंट सेम दिखती है। बाकी जो अर्थ के रोटेशन के कारण हमको कई स्टार, कई कॉन्स्टलेशन कई अलग अलग जगह पर दिख सकते हैं, पर पोल स्टार का केस थोड़ा डिफरेंट है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, इसका ये हमेशा सेम पोजीशन पे रहता है, इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अब देखिए, सप्तऋषि के कॉन्स्टलेशन से हम पोल स्टार को बहुत ही ईजिली से लोकेट कर सकते हैं। फिगर लुक एट फिगर 1.1। अब देखिए, फिगर 1.1 में नॉर्थ स्टार आपको दिखाया गया, ये रहा नॉर्थ स्टार आपका, और ये दिखा रहे हैं जो कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि। अब देखिए, पॉइंटर स्टार जो है सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं, इसको बहुत ही आसानी से आप लोग देख सकते हैं, जो बिग बियर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। तो इनके जो 2 स्टार्स हैं, यदि आप इनको देखें तो ये जो बच्चा आँख से देख रहा है, ये 2 स्टार के लाइन्स में यदि देख रहा है, तो लाइन्स में इसको दिख क्या रहा है? नॉर्थ स्टार, जिसको हम लोग पोलैरिस कहते हैं, पोल स्टार है। तो ये हमको बहुत ही आसानी से दिख सकता है पोल स्टार। और पोल स्टार बहुत ही ब्राइट होता है, बहुत जल्दी अपीयर हो जाता है इवनिंग में, और इसको बहुत आसानी से देखा भी जा सकता है। उसके बाद यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। वही चीज़ हुई कि यदि हम लाइन अगर बना दें, जो सप्तऋषि तारामंडल है या फिर जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है, तो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि वो रीच रीच कहाँ चली जाएगी? एक्सटेंडेड लाइन बढ़ जाएगी कहाँ तक? पोल स्टार तक। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब देखिए, सभी सेलेस्टियल बॉडीज ऐसा तो है नहीं कि सन की तरह ग्लो करेंगी, उनकी अपनी हीट होगी, अपनी लाइट होगी। तो जिनकी अपनी हीट और लाइट होगी वो तो मान लीजिए स्टार की कैटेगरी में आ गए, पर जिनकी अपनी हीट लाइट नहीं होगी वो कहाँ जाएंगे? दे आर lit बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। अब देखिए, लिट का मतलब होता है प्रकाशित होना है, फिर प्रकाशमान, बाय लाइट ऑफ स्टार। ये लाइट ऑफ स्टार के कारण क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ये कई बार आप लोग देखते हैं कि आपको कई बार स्टार्स दिखते ही हैं, पर लोग जिन्होंने पहले के ज़माने में बताए थे कि प्लैनेट्स हैं, उनको प्लैनेट्स को देखकर ही बताए थे कि क्यों प्लैनेट्स को देखकर बताए थे, क्योंकि उनको पता था कि ये ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। यदि कोई स्टार होगा तो वो ट्विंकल करेगा, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा, जैसे कि डायमंड शाइन करता है। पर जो स्टार नहीं होगा, जैसे कि हमारा मून है, मून आपको कभी भी ट्विंकल नहीं करेगा। आपको क्या दिखेगा? एकदम सिंपल सा डल और डिम दिखेगा, पर उसमें से लाइट आती रहेगी, ये तो पक्का है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी लाइट नहीं है, और लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्टेड लाइट है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब देखिए, अब इन बॉडीज़ को तो हम प्लैनेट्स कहेंगे, पर आपने कहा सर कि ये मून है, मून तो प्लैनेट नहीं है, मून प्लैनेट नहीं, सही है। प्लैनेट हम तब कहेंगे जब वो जो सेलेस्टियल बॉडी होगी वो पार्ट होगा किसी सोलर सिस्टम का, और वो अपने स्टार के चारों तरफ राउंड सर्किल कर रहा होगा, रोटेशन कर रहा होगा, रिवोल्यूशन कर रहा होगा। पर उसी प्लैनेट का यदि कोई और रोटेशन कर रहा है जो उससे छोटी बॉडी है, उसको हम कहेंगे सैटेलाइट। मून हमारी क्या है? सैटेलाइट है। और यदि वो नेचुरली प्रेजेंट है तो नेचुरल सैटेलाइट हो जाएगी। और
अगर नेचुरली नहीं है, मैन मेड है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो जाएगी। जैसे कि आज हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं अंतरिक्ष में, तो क्या है वो? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, प्लैनेट से छोटी है और प्लैनेट को ऑर्बिट कर रही है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वेंडरर्स। जो वर्ड प्लैनेट है वो कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से, प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। वेंडरर्स का मतलब होता है घूमने वाले। अब देखिए, प्लैनेट भी घूम रहे हैं किसके चारों ओर? अपने स्टार के चारों ओर, अपने सन के चारों ओर। वैसे ही वेंडरर्स भी होते हैं, और प्लैनेटाइज शब्द भी वेंडरर्स से आया है, जो चक्कर लगाते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। अब देखिए, शुरू चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने क्लियर किया था कि जो अर्थ है ये क्या, एक तरह का प्लैनेट है, और इस पे हम क्या करते हैं? उसी पे तो भैया रहते हैं। और हम लोग क्या आकाश में रहते हैं क्या? इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। अब देखिए, अर्थ की अपनी कोई लाइट तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बल्ब अंदर से लगा हुआ है, हीट यहाँ पर अपने से है। अब वो बात अलग की है कि कई बार वोल्केनो फटता है, अर्थ के कोर में हीट है, पर उन चीज़ को यदि ना देखें, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही कम परसेंटेज में कंट्रीब्यूट करती हैं। जो मेजर पोर्शन ऑफ लाइट और एनर्जी है वो अर्थ रिसीव करती है अपने सन से, जिसको हम लोग स्टार कहते हैं। और यही हमारा नियरेस्ट स्टार भी है। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट स्टार के ही प्लैनेट्स क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इफ विल लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अब देखिए, हम लोग मून को जब अर्थ से देखते हैं तो मून शाइन करता हुआ दिखता है, ग्लो करता हुआ दिखता है। यदि हम लोग मून पे चले जाएं, मून पे देखिए कोई रहता तो है नहीं, लेकिन अगर हम मून पे जाएंगे तो अर्थ भी हमको शाइन करता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो सन की लाइट होगी उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। जब रिफ्लेक्ट करेगा तो हर वो सेलेस्टियल बॉडी जो अपनी लाइट नहीं पोजेस करती हैं, जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं, वो क्या करती हैं? अपने स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। सिंपल सी बात है। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। वही बात है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज सैटेलाइट। अब देखिए, वही चीज़ आ गई जो हमने अभी डिस्कस किया था कि मून क्या है? वो भी एक सैटेलाइट है आकाश में, स्काई में। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। अर्थ चक्कर लगाती है सन के, और अर्थ के चक्कर लगाता है मून। कितनी अच्छी बात है। देखिए, नेचर का यही तो जादू है कि नेचर ने ऐसी सिस्टमेटिक चीज़ें बनाई हैं जिनको हम देखकर कहते हैं कि मतलब इनको कौन बनाया होगा, कौन इनको इतना सिस्टम में लाया होगा कि मून चक्कर लगा रहा है अर्थ के, अर्थ चक्कर लगा रही है सन के, और सन चक्कर लगा रहा है किसके? एक बड़ी गैलेक्सी के। लाइक अवर अर्थ, देर आर 8 planets, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. सिंपल सी बात है कि अपने अर्थ की तरह अदर जो 8 planets और हैं, 8 planets में अर्थ भी आता है, तो ये सभी अपने नियरेस्ट स्टार से ही लाइट और हीट पाते हैं। और इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी अपनी सेटेलाइट्स हैं, या फिर इनके अपने मून्स हैं। जैसे अब आपका जो नियरेस्ट प्लैनेट हो गया मार्स, मार्स के अपने 2 मून्स हैं, फोबोस और डिवोस। तो ये सभी चीज़ें। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड। अब देखिए, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो 3 प्लैनेट हैं, इनके अपने रिंग्स हैं। अब ये रिंग्स किस चीज़ की बनी होती हैं? रिंग्स बनी होती हैं जो डस्ट पार्टिकल्स और जो एस्ट्रॉयड या फिर मेट्रॉइड्स की होती हैं। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब कचरा होता है, ये बेल्ट होती हैं स्मॉल डेब्रिस की। डेब्रिस कचड़े में क्या आ जाएगा? कचड़े में वही चीज़ें हैं जो डस्ट पार्टिकल्स हो गए, कॉमेट्स के, एस्ट्रॉइड्स के, प्लैनेट्स के। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विथ हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। इन रिंग्स को अर्थ से यदि देखना है तो पावरफुल टेलीस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिंग्स और प्लैनेट्स दोनों आपस में बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनको देखने के लिए पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए होगा। तो भैया, पार्ट 1 में आज हम लोग 2 ही पेज कवर कर पाए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसका सेकेंड पार्ट कल हम लोग अपलोड करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंड पार्ट में इसके क्या है। आगे के चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें फिगर्स दिए हुए हैं, जिनको देखकर आप लोग एकदम क्लियरली समझ पाएंगे प्लैनेट्स का जो ऑर्बिटल मोशन है कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और जुड़े रहिए हमारे सैपियंस क्वेस्ट। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्तुभ्यं, वंदे मातरम।